सो हे गाइस, वेलकम बैक योर क्लास। दिस इज योर विजय हेयर और बहुत बहुत स्वागत है आपका ई पाठशाला के चैनल पे। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर एक्चुअली हम जानने वाले हैं जो टर्म 1 बोर्ड एग्जामिनेशन सैम्पल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों को दिए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के हिसाब से जो पेपर आने वाले हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यू पूरी तरीके से ज्योग्राफी के ऊपर डिस्कस किया जाएगा। तो हमने पॉलिटिकल के ऊपर वीडियो अपलोड करी हुई है, पॉलिटिकल के ऊपर, ज्योग्राफी के ऊपर नहीं करी थी तो ज्योग्राफी पे हो जाएगी, और हिस्ट्री पे भी हमने अपलोड करी हुई है। याद रहे, सैम्पल पेपर के अंदर जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सैम्पल पेपर के अंदर जो सीबीएसई बोर्ड ने लॉन्च करे हैं, तो ये स्टेट बोर्ड स्टूडेंट के लिए और सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ है, अगर आपने वो नहीं देखी है, जो न्यू सीरीज़ हमने अपलोड करी है ज्योग्राफी की, वो ज़रूर वॉच आउट करिएगा, क्योंकि हमने पूरा फर्स्ट टर्म के अंदर जितने भी चैप्टर आ रहे थे वो सारे के सारे हमने अपलोड कर दिए और वो आपके लिए बेनिफिट होंगे। ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा। अब यहाँ पे ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताने की सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं एंड इफ़ यू वांट टू गेट द पीडीएफ सीरीज ऑफ दिस चैप्टर, तो आप टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ के किसी प्रकार के डाउट, फेसबुक पे भी किसी प्रकार के डाउट आप पूछ सकते हैं जुड़ के, तो वहाँ पे भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। अभी एक एक करके क्वेश्चन लेंगे सारे के सारे, आप फटाफट देखिएगा। मैं फटाफट आपको आंसर बताने की कोशिश करूँगा विद रीज़न के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे बता रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी Which of the following union territory has the highest density of the population? देखो, हमें अच्छी तरीके से पता है कि हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन है कौन सी। पहले बात तो हमें जानना है कि यूनियन टेरिटरी कौन सी होती है। एट प्रेजेंट टाइम हमारे पास 29 स्टेट्स हैं, याद रखिएगा। 29 थे, 28 हो चुके हैं, और उसके बाद हमारी जो यूनियन टेरिटरी थी वो 11 थी, बाद में 9 हुई और अब 8 हो चुकी है। तो भाई ये चीज़ याद रखिएगा, करंट टॉपिक से रिलेटेड है। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि जो यूनियन टेरिटरी है उसमें से हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसकी पाई गई है। तो आपको यहाँ पे बताना है, यहाँ पे एनसीटी दिल्ली बता रखा है, अंडमान निकोबार बता रखा है, चंडीगढ़, पौंडीचेरी, ये सब बता रखा है। लेकिन आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया था सबसे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली एनसीआरटी की है ना। तो इतना याद रखना है। अभी कितनी है, यू नीड टू फाइंड दिस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू 2021 के स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग जो पर कैपिटा जो है, पर कैपिटा वो बढ़ चुका है। ठीक है, डेंसिटी, पर कैपिटा डेंसिटी जो है बढ़ चुकी है। और कितनी है, चंडीगढ़ के मुकाबले में ये बढ़ी हुई है। ठीक है, चंडीगढ़ में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि चंडीगढ़ भी इसका आंसर हो सकता है, बट चंडीगढ़ इज नॉट द प्रॉपर आंसर। ओके, तो चंडीगढ़ नहीं होगा। इसका सही आंसर जो आपको टिक करना पड़ेगा वो आपको दिल्ली एनसीटी या दिल्ली ही टिक करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अरेंज द फॉलोइंग अप्रोच इन द सीक्वेंस, यानी कि सीक्वेंसली ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बस सिंपल सा ये बताया हुआ है कि आपको बताना है कि अगर किसी एरिया के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, किसी भी एरिया के बारे में, मान लीजिए कि मैं किसी अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि हमें अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की स्टडी करनी है। अब अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की स्टडी करनी है तो हमें स्टडी करने का सही तरीका क्या होता है, तो सही तरीका आपका सी ऑप्शन है। मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें रीजनल अप्रोच लेनी पड़ेगी, उसके बाद हमें एरियल डिफरेंशिएशन देखना पड़ेगा, उसके बाद हमें स्पाशियल ऑर्गेनाइजेशन देखना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें ह्यूमनिस्ट अप्रोच देखना पड़ेगा। मतलब इस हिसाब से आप किसी भी इलाके की, किसी भी एरिया की अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप इस तरीके से स्टडी करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, या आप किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की स्टडी सही तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो इतना ज़रूर फाइंड आउट रखिएगा ताकि आप आसानी से इसको देख पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने जब वीडियो बनाई थी तो जब भी बताया था कि पाली, पानी, नगरला और धानी, ये आपको बताना है कि ये जो सेटलमेंट है ये किस टाइप के सेटलमेंट के अंदर आते हैं। तो ह्यूमन सेटलमेंट का तो चैप्टर आपके उसमें आ ही रहा है, तो ह्यूमन सेटलमेंट का चैप्टर मैंने आपको बताया भी था। तो उसमें से पाली, पारा, पन्ना, उसके बाद नगरला, धानी, इसको किस नाम से भी पुकारा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका सही सेटलमेंट जो हो गया वो ये हो गया। ठीक है ना, हैमलेटेड सेटलमेंट बोलते हैं इसे। मतलब कुछ सिलेक्टेड घर होते हैं इसके अंदर और ये गुच्छित बस्तियों के अंदर से आते हैं, तो इसीलिए हम गुच्छित बस्ती, इसमें से मतलब थोड़ी बहुत कम होता है, मतलब 2-4 घर जो होते हैं वो एक साथ पाए जाते हैं, 2-4, 10-12 घर, तो इसलिए हम इसको ये बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा करेक्ट वो आप इसे ठीक करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एम करा गया था कि रूरल जो पॉपुलेशन टू कंजर्वेशन वाटर, मतलब रूरल वाटर जो था ना वो पॉल्यूटेड हो रहा था, रूरल वाटर पॉल्यूटेड हो रहा था,
और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस रूरल वाटर को पॉल्यूटेड से बचाने के लिए उस पानी को ड्रिंकिंग के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरी के लिए, अफॉस्टेशन के लिए, सबके लिए इस्तेमाल करने के लिए बोला था। और कहा था कि हम ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे जिससे जो गंदा पानी है उसको दोबारा से हम यूज़ करने लायक बना सकते हैं। तो उसको क्या बोला गया, उसको हरियाली बोला गया। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम हरियाली था जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बना। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको हरियाली जो होगा प्रोजेक्ट वो आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पॉपुलेशन ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू। देखिए हमारे इंडिया के अंदर ना हमने पॉपुलेशन को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। मतलब हमने कहा एक तो वो लोग जिनको कुछ दिन काम मिलता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डे बना दिया, मुझे डे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन हमने डे बना दिया। मान लो 365 दिन होते हैं या 366 दिन होते हैं। हमने कहा अगर किसी बंदे को 100 दिन से ज़्यादा रोजगार मिल रहा है तो वो बंदा ये कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और बाकी आप पर्टिकुलर डे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और 100 दिन से अगर किसी को कम मिल रहा है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। और किसी बंदे को नौकरी नहीं मिल रही है तो वो किस कैटेगरी में आएगा। तो देखो जिस बंदे को नौकरी नहीं मिल रही है तो नॉन वर्कर हो गया। ठीक है, तो नॉन वर्कर 3 के अंदर ही ऑप्शन है, तो मतलब चौथा तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। मतलब अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, नॉन वर्कर इसमें तो है ही नहीं, है ना। उसके बाद अब यहाँ पे आपको देखना है जिसको 100 दिन से प्लस नौकरी मिल रही है उसे मेन वर्क कहा जाता है, मेन वर्कर। तो मेन वर्कर इसमें ऑप्शन आ रहा है, इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऑफकोर्स फिर ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ए होगा। मतलब हमने अपने इंडिया के अंदर जो वर्कर्स हैं उसको ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर और नॉन वर्कर। मेन वर्कर जो मेन काम कर ही रहे, जिनको 132 या 189 डेज है शायद से, इस दिन से ज़्यादा उनको अगर तनख्वाह मिल रही है या नौकरी मिल रही है सॉरी, तो वो मेन वर्कर में कहलाते हैं। और उससे कम जो मिल रही है वो मार्जिनल वर्कर के अंदर कहलाते हैं। और जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही है वो हमारे नॉन वर्कर हो गए। इंडिया के अंदर सबसे बुरी बात ये है, इंडिया के अंदर सबसे बुरी बात है कि इंडिया के अंदर जो नॉन वर्कर हैं उनकी स्थिति, उनकी कंडीशन ज़्यादा पाई गई है। सोचिए उनकी कंडीशन ज़्यादा है ना, ये बहुत बुरी बात है। दूसरा, Who was the following developed the concept of human development? मतलब इनमें से किस बंदे ने ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को इजाद किया है या बनाया है। तो एलन सी सैपल, डॉक्टर महबूब उलक, कन्वर सेन और ग्रिफिन टाइलर। सो द राइट ऑप्शन इज डॉक्टर महबूब उलक। ओके, इन्होंने कहा था अगर हमारे पास डेवलपमेंट है तो इट मीन्स दैट हमारे ऑप्शंस में बढ़ोतरी होना। मतलब अगर हमारे ऑप्शंस, मतलब आप लाइफ में आपके पास ऑप्शंस में वृद्धि हो जाए तो इसका मतलब वो डेवलपमेंट है, इसका मतलब वो डेवलपमेंट है। सिंपल सा है। आप पहले मैसेज भेजने के लिए खत का इस्तेमाल करते थे तो वो आपके लिए डेवलपमेंट नहीं था, लेकिन आज मैसेज भेजने के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल, सब कुछ चीज़ें आपके पास आ गई है। सो दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब जब आपके पास अपने विकास करने के लिए दूसरे और संसाधन भी होते हैं तो आप उसे डेवलपमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। तो ये सबसे पहले डॉक्टर महबूब उलक जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले इसको दिया था। दूसरा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। प्लांटेशन क्रॉप को बोलते हैं रोपण, ठीक है, रोपण कृषि। तो इनमें से कौन सी रोपण कृषि नहीं है, तो इसका सही आंसर है वीट। ओके, वीट, ठीक है, इसका सही ऑप्शन है वीट। वीट आप टिक करेंगे और आप कहेंगे भाई ये रोपण नहीं है। ये नॉर्मली रोपण जो होती है वो प्लांटेशन, केला हो गया, उसके बाद रबर हो गया, शुगर कैन हो गया, कॉफ़ी हो गई, ये रोपण है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे डेवलपमेंट का बेस्ट डिस्क्राइब करने वाला मीनिंग क्या है। देखो विकास क्या होता है, विकास होता क्या है। मैंने एग्जाम्पल दिया था, याद करिए, टाउन ए के बारे में और टाउन बी के बारे में मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, अगर आपने मेरी वीडियोज़ देखी हो तो। मैंने बताया था टाउन ए के अंदर पॉपुलेशन बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ती जा रही है, तो इसे हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, इसे हम ग्रोथ कहेंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन जो है बढ़ तो रही है, लेकिन वहाँ पे दूसरी और बेसिक चीज़ें बढ़ रही है। एजुकेशन बढ़ रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, हेल्थ बढ़ रही है, जॉब्स क्रिएट हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये डेवलपमेंट हो गया। तो इसको सही डिफाइन करने के लिए सही वर्ड है अ पॉजिटिव चेंज इन द क्वालिटी। मतलब चेंज तो हो लेकिन क्वालिटी में हो। जनसंख्या का बढ़ रहा है तो जनसंख्या के बढ़ने का फायदा क्या है, क्वालिटी चेंज होना जरूरी है ना। आपका एजुकेशन भी बढ़ना चाहिए, आपकी हेल्थ भी बढ़नी चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इसीलिए सही ऑप्शन आपका सी होगा। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय द प्रेजेंट यूनियन गवर्नमेंट फॉर द क्लीनिंग ऑफ गंगा। गंगा को क्लीन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है, तो उसका सही आंसर है नामनी गंगे।
ठीक है, नामनी गंगे, नामनी गंगे इज राइट ऑप्शन, जिसमें बताने की कोशिश करी गई है कि हम गंगा रिवर को साफ करेंगे। अच्छा मजाक था, अच्छा मजाक है, गंगा रिवर को साफ करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ है कि इंडस्ट्रियल सिटी इनमें से कौन सी है, इंडस्ट्रियल सिटी इनमें से कौन सी नहीं है, सॉरी। तो भिलाई ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल सिटी है भाई, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर लोहे के कारखाने वहाँ पाए जाते हैं। दुर्गापुर बिल्कुल है ना, बोकारो भी है, और यहाँ पे बरनौनी लिखा हुआ है यहाँ पे, और दूसरा चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ इज अ ऑप्शन जो एक इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, ठीक है। तो चंडीगढ़ आप टिक करेंगे और आपका चंडीगढ़ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, धरती के अंदर से हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द माइनिंग। अब यहाँ पे पूछा हुआ है आपसे कि आप बताइए कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो माइनिंग एक्टिविटी नहीं है। मतलब धरती से अगर कोई सामान निकाला जा रहा है तो निकालने के लिए इनमें से कौन सा सामान नहीं निकाला जा रहा है, मतलब कौन सी माइनिंग एक्टिविटी नहीं कहलाती है। तो यहाँ पे शिफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग और यहाँ पे रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग इज अ ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि भाई ये अंडरग्राउंड में नहीं होती, ये कुछ भी नहीं होती, मतलब ये माइनिंग एक्टिविटी के अंदर आती नहीं है। ये तो तेल को रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो इसीलिए माइनिंग एक्टिविटी में ये नहीं आता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द परसेंटेज ऑफ द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया। मतलब इनमें से कौन सा ये दिखाने की कोशिश करता है कि इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन लेवल कितना हो चुका है। तो ये तो रटने वाली चीज़ है, इसलिए इसका ए ऑप्शन है। देखिए सबसे ज़्यादा नहीं हुआ है अभी अर्बनाइजेशन, हमें 31.16% लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाई ये आपको 2011 के स्टैटिक्स में माइग्रेशन वाले चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इज इम्यूलेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस। मतलब आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस, मतलब जनगणना के हिसाब से माइग्रेशन जो है वो इन कारणों की वजह से होता है। तो माइग्रेशन प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ रेजिडेंट दोनों ही जगहों से हमें देखने को मिलता है। इंसान प्लेस ऑफ ओरिजिन से भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, और प्लेस ऑफ रेजिडेंट जहाँ पे वो रहता है वहाँ से भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने की कोशिश करता है। ये बिल्कुल फैक्ट है 200%। दूसरा है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन रिलेशन एस्टैब्लिश बिटवीन द रूरल एंड द अर्बन एरिया। आपको बताना है कि रूरल और अर्बन एरिया के अंदर इनमें से कौन सा ऐसा क्या कहते हैं रिलेशन है जो स्टैब्लिश हुआ पड़ा है। आप देख सकते हैं थ्रू द सप्लाई फॉर द रॉ मटेरियल। भाई रूरल इलाके से हम रॉ मटेरियल कनेक्ट करते हैं ना, रॉ मटेरियल लेते हैं, और यही हमारा उनसे संबंध है अच्छा वाला। सो दैट इज वाई हम बी ऑप्शन जो है वो टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे बताया कॉफी प्लांटेशन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है। भाई ये तो एक अलग ही बहुत ही डीपली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है ना। तो इसको हम यहाँ पे फर्डेंस, जो भी नाम है इनका, फर्डेंस करके इनका नाम लिखा हुआ है इस चीज़ का, कॉफ़ी प्लांटेशन को ब्राज़ील में इस नाम से इसको पुकारा जाता है। तो माफ़ी चाहूँगा अगर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो आप इसे प्रोनाउंसिएशन जो भी करेंगे आपकी हिंदी वाली बुक में लिखा होगा वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी अप्रोच, हु वाज द फॉलोइंग रिलेटेड टू द कैपेसिटी अप्रोच। मतलब कैपेसिटी अप्रोच से, यानी कि कैपेसिटी मतलब क्षमता सिद्धांत जो था, सबसे ज्यादा कैपेसिटी अप्रोच के ऊपर किसने फोकस करा, तो प्रोफेसर अमित्य सिंह। याद रखिए कैपेसिटी अप्रोच के ऊपर हमने सशक्तिकरण की बात करी थी, और ये डेवलपमेंट वाले चैप्टर में हम देख रहे थे। याद रखिएगा विकास के बारे में इन्होंने बोला था, लेकिन इन्होंने कैपेसिटी अप्रोच के ऊपर ज़्यादा फोकस करके बताया था कि कैपेसिटी अप्रोच हम देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बता रखा है हमारी कंट्री के अंदर ऐसा कौन सा डेफिशिएट है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है और वहाँ का इलाका जो है बहुत सूखा भी होता है। तो वो सही आंसर डेक्कन प्लेटू है। याद रखिए डेक्कन प्लेटू ही एक हमारे पूरे भारत के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होता है, और उसके बाद वो इलाका जो है ज़्यादातर मतलब कह सकता हूँ सूखा रहता है, ड्रॉट प्रॉन रहता है। तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है कि ऐसा कौन सा सुपर पावरफुल नेशन था, कौन सी कॉलोनी थी जिन्होंने शुगर कैन के ऊपर इंडोनेशिया में मोनोपोली बना ली थी। मतलब शुगर कैन अगर खरीदेगा बेचेगा, तो इनमें से कौन सी यूरोपियन कंपनी थी जो क्या कहते हैं खरीदती या बेचती थी, वो डच थी। ओके, डच क्यों थी, क्योंकि भाई इसी के बारे में तो हमने देखा था कि कॉलोनी जो बनाई थी इंडोनेशिया के अंदर वो डच लोगों ने ही बनाई थी। तो डच लोगों की मोनोपोली ही सबसे ज़्यादा होगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, विच आर द फॉलोइंग इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फोर्ट टाउन। फोर्ट टाउन मतलब होता है किले वाले देश, किले शहर। सबसे ज़्यादा किले शहर हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, जयपुर में, बनारस में, मथुरा में, या रामेश्वरम के अंदर। तो कहाँ देखेंगे आप जयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें देखेंगे। जयपुर इज एग्जाम्पल जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आप टिक कर लीजिएगा, सही ऑप्शन आपके लिए होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड, इज रिलेटेड टू नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। मतलब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन जो है वो कहने का मतलब होता है प्रकृति का मानवीकरण, मतलब समझ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सही ऑप्शन इनमें से क्या है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, याद करिएगा, ये मैंने पहले बताया था। जब प्रकृति जो होती है अगर वो मानव की एक्टिविटी को संभाल ले, या मानव की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है तो वो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म होता है, यानी कि उसे हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कहते हैं। और दूसरा होता है ह्यूमनिज्म ऑफ नेचर, जहाँ पे ह्यूमन जो होता है वो प्रकृति को अपने एक्टिविटी से पूरी तरीके से इफेक्ट कर देता है ना, तो उसको उल्टा बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया? इतना अगर आपको समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 20 तक आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी में से कौन सी आती है? तो रूरल सेटलमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट देखो, क्वार्टिनरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी रूरल सेटलमेंट के अंदर बहुत कम देखने को मिलती है। प्राइमरी एक्टिविटी देखने को मिलती है और ड्राइव्ड इकोनॉमिक नीड फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी। मतलब रूरल सेटलमेंट के अंदर अगर इंसान प्राथमिक क्रियाओं को करने के लिए आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाओं के थ्रू करता है तो सिंपल सी बात है वो सही ऑप्शन होगा, है ना। दूसरा, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वाटर अगर इंडिया के अंदर किसी चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है तो किस में? डोमेस्टिक में, घर वाले सामान को बनाने के लिए या घर के लिए? नहीं। कमर्शियल यानी कि वाणिज्य में? नहीं। एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स, इंडस्ट्री में भी इतना यूज़ नहीं होता जितना एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। वाटर रिसोर्स वाले चैप्टर के अंदर मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताने की कोशिश करी थी कि कितने परसेंटेज ऑफ वाटर सरफेस वाटर यूज़ होता था एग्रीकल्चर के अंदर और कितना परसेंटेज ऑफ वाटर जो था वो क्या कहते हैं कहाँ पे, अंडरग्राउंड वाटर में यूज़ होता था, भौम जल इसे हम बोलते हैं। तो वो परसेंटेज मैंने आपको बताया था। इसमें बताया था 89% सरफेस वाटर हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, और इसको बताया था मैंने 92%, है ना। तो इसीलिए एग्रीकल्चर जो है बच्चों को यकीन नहीं हो पाता है, लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर ही हम सबसे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। न्यू डिटर्मिनिज्म याद रखिएगा, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म और फिर न्यू डिटर्मिनिज्म, ये पॉलिसी बनाई गई थी। पॉलिसी इसमें कहने का मतलब एनवायरनमेंट में रहिए पर एनवायरनमेंट का ऐसा इस्तेमाल करिए कि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो ग्रिफिन टायलर इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोड्यूस करके हमें दिखाया था। ओके, तो इतना आपने समझ लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24, which of the following attribute has not been adversely affected by the age and the skill selectively migration। मतलब माइग्रेशन में आपको बताना है कि एज और स्किल कौन सी चीज़ इफेक्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा डाउनफॉल इन द वर्किंग पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया, इसका सही ऑप्शन हमारा ये है। ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों दे दिया, ये क्वेश्चन तो कोई तुक से रिलेटेड भी नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे मैप से रिलेटेड है, ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन जो है सारे के सारे नहीं करने, लेकिन मैं आपको फिर भी सारे के सारे बताऊंगा क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको बताना है कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में इनमें से सबसे बड़ी कंट्री कौन सी? देखो 25 इसमें टिक कर रखा है, आपने बस बताना है। तो आपको बस तुक्का लग सकता है इसके अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ी कंट्री ये वाली है। सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? वो अल्जीरिया। ओके, अल्जीरिया इज़ अ कंट्री जो सबसे बड़ी है, अल्जीरिया। ओके, तो इसे आप टिक करिएगा ज़रूर। नेक्स्ट है आपका, विच आर द फॉलोइंग रीजन फॉर द कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस इन द यूरोप। क्वेश्चन नंबर 26 में देख सकते हो आप, यूरोप के अंदर आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग अगर कहीं पे होती है तो यूरोप में किस हिस्से पे सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलती है? तो मैदानी क्षेत्र है वो स्टेपी, ठीक है। आप स्टेपी यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारा स्टेपी है। नेक्स्ट है 27, 27 ये रहा, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका प्रैक्टिस सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, नहीं है सब्सिस्टेंस गैदरिंग। मतलब यहाँ पे बताना है आपको सब्सिस्टेंस गैदरिंग सबसे ज़्यादा यहाँ पे इस्तेमाल होती है, तो इनमें से कौन सी है? तो इसमें से नॉर्थ कनाडा। ओके, नॉर्थ कनाडा इज अ राइट ऑप्शन, नॉर्थ कनाडा इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल स्टेशन कनेक्टेड ट्रांस कनेडियन रेलवेज। ट्रांस कनेडियन रेलवे देख सकते हो आप, ये रहा 28, एक ये है और एक ये है ना। तो ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है ट्रांस कनेडियन रेलवेज को? ये हैलीफैक्स से वैंकूवर तक। ओके, ठीक है, हैलीफैक्स से वैंकूवर। आप वैंकूवर याद रखिएगा और हैलीफैक्स याद रखिएगा, सबसे एंड के स्टेशन हमें ये देखने को मिलते हैं। ओके, इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट यूज ऑफ इनलैंड वाटर वेज ऑफ वर्ल्ड। मतलब इनलैंड में आपको बताना है कि सबसे बड़ा इनलैंड वाटर यूज जो हो रहा है वाटर वेव्स का
वो कौन सा है, तो राइन, ठीक है, राइन वाटर वेव्स, ये सही ऑप्शन है, इसे टिक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट है ये, इतना ही करेंगे आज की वीडियो के अंदर और उसके बाद फिर हम अगली क्लास के अंदर भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिविंग ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट पढ़नी है और आपको सही ऑप्शन जो स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है वो आपको बतानी है। तो पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ रैपिडली ड्यूरिंग 16 to 17 सेंचुरी। पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रही क्या 16 to 17 सेंचुरी में, क्या बढ़ती रही, यस ऑफ कोर्स बढ़ती रही। और उसके बाद सेकंड हमारा ऑप्शन है एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग 16 to 17 सेंचुरी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉज फॉर इट ऑफ इट। मतलब इसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड था 16 to 17 सेंचुरी के अंदर वो कंटिन्यू बढ़ता रहा, यस ऑफ कोर्स बढ़ता रहा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। ओके, तो ये सही ऑप्शन आपने टिक करना है एंड आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि ये चैप्टर में सैम्पल पेपर में आपको क्या बताने की कोशिश करी जा रही है। सो थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं वो हम अगली पार्ट के अंदर भी कवर करेंगे एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्द से जल्द मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट भी इसका ला के दूंगा। ओके, सो दिस इज इट इन दिस वीडियो।